नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, पता है कि आपको लगातार हम प्राइमरी लेवल का यूपी टेट के लिए पर्यावरण अध्ययन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। उस क्रम में आज हम बात करेंगे 2016 में जो यूपी टेट प्राइमरी लेवल के पर्यावरण के प्रश्न आए थे, उस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लगातार मेरी क्लासों को देखकर एनालाइज कर रहे होंगे किस प्रकार से पर्यावरण अध्ययन में पेपर आएगा। क्योंकि 2011 से लेकर 2021 के बीच में जितने भी प्रश्न पर्यावरण अध्ययन के बने हैं यूपी टेट प्राइमरी लेवल के, सारे प्रश्नों को मैं एक एक करके मैं आपको करा रहा हूं। उसके साथ मैं व्याख्या भी देता जा रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि ये प्रश्न पूछे थे तो ये प्रश्न आने की संभावना है। तो आप लोग निरंतर वीडियो को देखते रहिएगा, शेयर करिएगा। ऐसा नहीं कि आप छोड़ देंगे तो आप पास हो जाएंगे। आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं। इसके वे में मैं इकट्ठे करके एक सिस्टम वे में चीजों को मैं बना रहा हूं, ताकि आपकी तैयारी में और मैं थोड़ा सा इंप्रूव करा सकूं और मेहनत करा सकूं। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे पहला ही प्रश्न आपके आगे बीमारी से आ गया। और बीमारी क्या है? प्लेग। आप नाम में सुने होंगे, प्लेग की बीमारी। जब पहले उतनी सुविधाएं नहीं होती थी तो आप सुने होंगे उस समय के प्लेग और हैजा, कालरा जैसी बीमारियां हुआ करती थी। फिलहाल इस समय तो प्लेग की बीमारियां बहुत कम सुनने को आती है। लेकिन ये प्लेग की बीमारियां हैं क्या? तो ऑप्शन ए है कि ये विषाणु जनित बीमारी है। ऑप्शन बी है कि कवक जनित बीमारी है। ऑप्शन सी है कि जीवाणु जनित बीमारी है। और ऑप्शन डी है कि एक खनिज जनित बीमारी है। तो बताइएगा, प्लेग की बीमारियां किससे फैलती है, किस रोग से फैलती है दोस्तों? ये कैसे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैं बता दूं कि प्लेग को ब्लैक डेथ भी कहा जाए। इसका एक अन्य नाम है क्या? प्लेग को एक अन्य नाम से जानते हैं, इसका नाम है ब्लैक डेथ। क्या? इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। ब्लैक डेथ इसको कहा जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो इसको ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। और ये बीमारी किससे फैलती है? तो इसकी बीमारियों को फैलने का कारण जानते हैं क्या है? इसका कारण है जीवाणु जनित रोग। क्या दोस्तों? जीवाणु जनित रोग से ये बीमारियां फैलती है। और ये बीमारी अधिकतर आपको चूहा, क्या दोस्तों? चूहा से बीमारियां फैलती है। जब आप इतिहास में पढ़ेंगे तो एक बीमारी फैली थी, प्लेग की बीमारी फैली थी। कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में फैली थी। तो इतिहास जब पढ़ाएगा तो प्लेग की बीमारी से लाखों हिंदू क्या हो गए, मरने लगे थे। इसके लिए भी एक युद्ध हुआ था, एक आक्रमण हुआ था और आपस में चीजें देखने को, तो प्लेग बीमारी वहां से देखने को मिलती है। और प्लेग बीमारी जो है ये चूहा से फैलती है। और प्लेग बीमारी के एक अन्य नाम है जिसका नाम है ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। ये सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी फॉर कैट हो जाएगा दोस्तों, सी फॉर कैट हो जाइए। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न 2 नंबर है, गैसीय अपशिष्ट। गैसीय अपशिष्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो जलने के बाद, जो क्या है, जलने के बाद बच जाती है, उसी को अपशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपशिष्ट। जो चीज उपयोग कर लेने के बाद जो चीजें बच जाती है उसी को अपशिष्ट कहा जाता है। और ये कौन सी चीजें हैं अपशिष्ट? गैसीय अपशिष्ट क्या होती हैं? ऑप्शन ए है कि सब्जी एवं फलों के छिलके। ऑप्शन बी है कि घरों की नालियों का गंदा पानी। ऑप्शन सी है कि खेत खलिहान से निकलने वाला कचरा। और ऑप्शन डी है कि लकड़ी कोयले से जलने वाले धुआं। ऑप्शन सिर्फ अपशिष्ट पूछा होता, प्रश्न अपशिष्ट पूछा रहा था तो ये ऑप्शन चारों सही होते हैं। लेकिन क्या पूछा है दोस्तों? गैसीय अपशिष्ट पूछा है। गैसीय अपशिष्ट तभी बनता है जब लकड़ी या कोयला या चिमनियों से जलने के बाद जो धुआं उत्पन्न होता है गैसों के रूप में और पर्यावरण को दूषित करता है, उसी को हम लोग गैसीय अपशिष्ट कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके स्क्रीन पे इसका सही आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, यानी लकड़ी कोयला के जलने वाली जो धुएं होते हैं उसी को हम गैसीय अपशिष्ट कहते हैं दोस्तों, गैसीय अपशिष्ट कहते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर का प्रश्न है। और 3 नंबर के प्रश्न क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधा या पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? अर्थात किस पौधे को लगाते समय हम उसका डिस्टेंस देखते हैं कि 1 मीटर की दूरी पर एक पौधे को होना चाहिए। ऑप्शन ए है बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे। ऑप्शन बी है कि बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे। ऑप्शन सी है कि फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे।
और ऑप्शन डी है कि कायकीय जनन द्वारा वितरित पौधे। तो बताइएगा, जब हम पौधों की रोपाई करते हैं, पौधों को लगाते हैं, तो इसका सही प्रकीर्णन क्या होता है, इसकी दूरियां कहाँ पे होती है। अगर हम बीज डालते हैं, पौधे का छोटा छोटा बीज डालते हैं तो बहुत सघन डालते हैं, क्या करते हैं, बहुत नजदीक मामले में डालते हैं। लेकिन जब हम फलों को लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, फल द्वारा जो प्रकीर्णन होता है, इसकी दूरियां क्या होती हैं, दूर दूर रखते हैं दोस्तों, ताकि उसको गैप मिले और उसका विकास बहुत अच्छे से हो पाए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। जब एक जीव लाभ लेता है, ध्यान रखिएगा, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है। जब एक जीव लाभ लेता है और दूसरा जीव उसका सहवासी जीव से प्रभावित किए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। उसे ऑप्शन ए दे रहा है कि परजीवी, ऑप्शन बी में है सहभोजी, और ऑप्शन सी है कि मृतोपजीवी, और ऑप्शन डी है कि सहजीवी। बताइए ऐसे प्रश्नों का सही आंसर क्या हो जाएगा। राकेश जी बताइए, राकेश जी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। राकेश जी बता रहे हैं सर इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी फॉर बाल हो जाएगा। क्या बी फॉर बाल हो जाएगा। उसका को हम लोग सहभोजी या सहयोगी कहते हैं। इसे सहभोजी या इसे क्या बोलते हैं, सहभोजी या सहभागिता भी कह सकते हैं। क्या सहभागिता भागिता भी इसे कहा जा सकता है दोस्तों। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 5 नंबर का प्रश्न है। बहुत शानदार पर्यावरण का प्रश्न है। ये प्रश्न जो है ये पिरामिड से प्रश्न पूछे जाते हैं और पिरामिड का ही प्रश्न है और बहुत शानदार है। आइए देखते हैं 5 नंबर का प्रश्न क्या है। जब मोर सांप को खाता है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाता है, तो मोर का पोषण तल क्या होगा। मोर का पोषण तल क्या होगा। ये पिरामिड बनाया जा रहा है, पिरामिड से प्रश्न पूछा है। अगर इस प्रश्न को आप पिरामिड से पढ़े होंगे तो आराम से आप कर ले जाएंगे। अगर इसका प्रश्न पिरामिड से देखा जाए तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किस स्थान पे, आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे ये किस स्थान पे। अगर मैं बात करूं कि पहला अगर मैं बात करूं कि जो पौधे कहाँ होते हैं दोस्तों, पौधे देखिए प्रथम तल पे क्या होते हैं, यहाँ पौधे होते हैं, पौधे। अब पौधे को कौन खाएगा, पौधे को खाने का काम कौन करता है, ये कीड़े मकोड़े करते हैं, ये कीट करते हैं। क्या करते हैं, कीट करते हैं। कीट को कौन खा रहा है, कीट को खाने का कार्य जो करता है ये सांप करता है। क्या करता है, सांप करता है। सांप, सांप नहीं सांप या सर्प इसको बोलते हैं, सर्प करता है। और सर्प को कौन खा रहा है, तो मोर खा रहा है। कौन खा रहा है दोस्तों, मोर खा। देखिए ये पिरामिड है, मोर किसको खाएगा, सांप को खाएगा। सांप किसको खाता है, कीट को खाता है। कीट किसको खाता है, देख पौधे को खाता है। तो इसका मोर का कौन सा पोषण तल होगा, तो मोर का सबसे ऊपरी तल आता है। मोर का सबसे क्या आता है, ऊपरी तल आता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता के अंतिम अपघटक, कि प्राथमिक अपघटक के खाद्य पिरामिड में शीर्ष। तो मोर कहाँ पे बैठा है, मोर जो है आपका शीर्ष पे बैठा है। और प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो गया आपका, ये कीट हो गया जो पौधे को क्या कर रहा है, खा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, खाद्य पिरामिड में शीर्ष स्थान पर मोर जो है ये पोषक तल पे बैठा है। इसलिए इसका डी फॉर डॉग होगा दोस्तों, इसका डी फॉर डॉग होगा। उम्मीद करता हूँ कि चीजें आप क्या है सही है। अगर मैं इसको पिरामिड के अतिरिक्त भी मैं बताऊं, कैसे बताऊं, तो इसको मैं देखिए ये पौधा, पौधा, पौधे को कौन खाता है, तो ये कीट खाता है। कीट, कीट को कौन खाता है, तो कीट को सर्प खाता है। और सर्प को कौन खाता है, सर्प को कौन खाता है, तो मोर खाता है। तो मोर जो है ये शीर्ष शीर्ष तल पे बैठा हुआ मोर है। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कयांत्रित सेल का उदाहरण है, कयांत्रित सेल का उदाहरण है। इसे कयांत्रित सेल या रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। इसे कयांत्रित सेल या इसी को रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। ऐसी चट्टान
जो अवसादी से परिवर्तन होकर आग्नेय अवसादी से परिवर्तित होकर ये रूपांतरण करती है, रूपांतरित चट्टान बनती है, उसी को कहा जाता है। एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरिक या रूपांतरिक चट्टान कहते हैं। तो वही प्रश्न पूछा है कि कौन से रूपांतरिक चट्टान है। 6 नंबर का ऑप्शन ए है कि बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी है कि ग्रेनाइट, ऑप्शन सी है कि संगमरमर और ऑप्शन डी है कि चूना पत्थर। आप लोग फटाफट इसको बताइए दोस्तों, शानदार प्रश्न है, इस प्रश्न को बता लीजिए और बहुत आसान प्रश्न है। इसका प्रश्न सब लोग बता रहे हैं, सही बता रहे हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा संगमरमर। इसका सी वाला क्या है दोस्तों, संगमरमर इसका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ये संगमरमर जो है रूपांतरित चट्टान है। संगमरमर क्या है, इसका रूपांतरित चट्टान है, इसका परिवर्तन होता है, इसका चूना पत्थर का जो परिवर्तित रूप होता है वो संगमरमर बनता है। आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर मैं बात करूं लवणता किसी प्रश्न आया है तो 1000 पे 1000% में कितना 35 ग्राम 35% या 35 ग्राम मान सकते हैं कि लवण पाया जाता है। अर्थात 1000 लीटर आप जल लेते हैं समुद्र का, उसमें 35 ग्राम क्या होता है दोस्तों, लवण मात्रा पाई जाती है। अब प्रश्न पूछा कि महासागरों में सर्वाधिक लवण की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए किस तत्व की पाई जाती है, ऑप्शन ए कि मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी कि कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी है कि मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है कि सोडियम क्लोराइड। बताइए सबसे ज्यादा महासागरों में कौन सा तत्व मिलता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, राकेश, रमेश, रोहित बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड की मात्रा क्या है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा क्या है दोस्तों, सबसे पाया जाता है महासागरों में। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर का प्रश्न देखिएगा कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए कि उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है कि राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर राज्यसभा में सभा चल रही है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो राज्यसभा का सभापति करेगा। और राज्यसभा का सभापति होता कौन है दोस्तों, उसका सही आंसर होता है उपराष्ट्रपति। कौन सा, उपराष्ट्रपति। अगर मैं बात करूं कि राज्यसभा का कार्यकाल राज्यसभा का कार्यकाल किसका कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल देखा जाए कि राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 6 वर्ष होता है। क्या दोस्तों, 6 वर्ष होता है। राज्यसभा जो होता है आपका, राज्यसभा जो होता है ये अस्थाई संस्था है, अस्थाई संस्था है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। और इसके सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिक्त हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। तो राज्यसभा की अध्यक्षता जो है वो उपराष्ट्रपति करते हैं। और राज्यसभा जो है ये अस्थाई सदन है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये चीजें ध्यान रखने लायक है आपके परीक्षा की दृष्टि से। अगर मैं बात करता हूं 9 नंबर के प्रश्न का, 9 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए, बहुत शानदार है। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर है। भारत में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, तो भारत में ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है लाल मिट्टी और ऑप्शन डी है कि बलुई मिट्टी। बताइएगा उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, ये बताइएगा। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका सही आंसर देता है। बताइएगा इसका सही आंसर कौन बता रहा है। चलिए इसका सही आंसर सभी लोग सही बता रहे हैं, सभी लोग बता रहे हैं कि सर सबसे ज्यादा अगर पूरे भारत में बात किया जाएगा तो ये जलोढ़ मृदा है। और जलोढ़ मृदा का विस्तार लगभग 40 से लेकर 45% क्षेत्रफल पे इसका विस्तार है। ये नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित मृदा को हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये भारत में सबसे ज्यादा इसकी मात्रा पाई जाती है और सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि के रूप में भी जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 10 नंबर का और उसको पढ़िए। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए
हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उन्हें कहते हैं। अभी मैं पिरामिड में बताया था कौन कौन से हो सकते हैं, तो उनको मैं बताया जो प्राथमिक होते हैं उस किस पे रहते हैं, वो किस पे रहते हैं, तो हरे पेड़ पौधे पे। तो पेड़ पौधों को कौन खाते हैं, तो कीड़े मकोड़े खाते हैं। पौधों कौन खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो किस पे निर्भर रहते हैं, तो ये प्रथम चरण के उपभोक्ता हो जाते हैं, प्रथम चरण के उपभोक्ता हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, प्रथम चरण के उपभोक्ता। मैं अभी बताया हूं पिरामिड का भी चीज में बताया था, पिरामिड में कैसे कैसे, तो प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जो घास फूस खाते हैं, जो पत्ते को खा के जीवन यापन करते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि पर्यावरण में समस्या समाधान विधि का गुण है, अर्थात पर्यावरण शिक्षा जो दिया जाता है उसकी समस्याएं क्या है, कैसे उसको और बेहतर बनाया जा सके। तो पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान की विधि का गुण क्या है, अर्थात पर्यावरण शिक्षा दिया जाए तो जो समस्या समाधान है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इस पे बात की जा रही है। तो इस पे क्या किया जा सकता है, स्कूल में हमको लक्ष्य केंद्रित करना पड़ेगा कि हमको कितने हजार पेड़ या कितने हजार जीव जंतु को संरक्षित करने की है, ये भी हमारा लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। दूसरा सृजनात्मक, इसको लिखा है सृजनात्मक होना चाहिए, क्या सृजनात्मक या सर्जनात्मक विधि होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर हम उसको सर्जन करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे तभी होगी। ये तीसरा है कि चयनात्मक, अर्थात हमको चयन करना पड़ेगा किस वस्तु को कितना हमको करना है, तो हमको सेलेक्ट भी करना होगा। इस प्रकार से देखा जाए कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान की विधि का जो गुण होता है उपयुक्त में से सभी हैं, इन सभी चारों की हमको जरूरत पड़ती है, तभी जाके हमारा क्या होता है, पर्यावरण को समस्या को हम क्या करते हैं, समाधान कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ये चारों विधियां हमको क्या है, जरूरत लगती है, सही पड़ती है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर डॉग, उपयुक्त में से सही। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सा आप कहेंगे कि कठिन है, लेकिन कठिन कुछ नहीं है, सब सही है। और 12 नंबर का प्रश्न है कि प्रेक्षण, ध्यान दीजिएगा, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। ऑप्शन ए कि विधि मितव्ययी नहीं है, बिल्कुल सही, विधि जो है मितव्ययी नहीं है। ऑप्शन बी है इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर पर्याप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होता है। बिल्कुल, अगर उसकी परीक्षण आप सूक्ष्मता से नहीं करेंगे तो वो विश्वसनीय नहीं हो सकता, क्योंकि आप जांच नहीं करते हैं उसका क्या सही है क्या नहीं सही है, तो उसको आप सही विश्वसनीय नहीं मान सकते। तीसरा है सी, इस विधि में व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपके व्यक्ति के आंतरिक व्यवहार कैसे, आप कैसे इस विधि से माप सकते हैं। इस प्रकार से इसका भी सही आंसर जो होगा दोस्तों, उपयुक्त में से सभी होगा। ये सही बात है कि प्रेक्षण विधियां की जो सीमाएं हैं, ये तीनों से व्यक्ति के बारे में या पर्यावरण के बारे में क्या है, जांचा जा सकता है, माना जा सकता है। अब बात करते हैं 13 नंबर का प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम यानी एनवायरनमेंट की सही परिभाषा क्या है, या पर्यावरण की सही परिभाषा क्या हो सकती है, और इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या हो सकती है, ये प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय से, बी है किसी स्थान का आजीवीय घटक, सी पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, और ऑप्शन डी है कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र ही पर्यावरण की अच्छी परिभाषा माना जाता है। अगर जीव समुदाय का संतुलन अच्छा होता है, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम बढ़िया है। अगर देखिए आप बार बार मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि अडानी ग्रुप जो है भारत की जल जंगल जमीन पे क्या है, कब्जा करता जा रहा है, जंगलों को सॉरी काटा जा रहा है, तो वहां का इकोसिस्टम क्या है, खराब हो जा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। अगर जहां जंगल है, जंगल को काट देंगे तो जंगल में रहने वाले जीव जंतु कहाँ जाएंगे, भाग के शहर की तरह आएंगे, तो वहां का इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इकोसिस्टम का सही परिभाषा अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे जीव समुदाय और उसके वातावरण को संतुलित रखने वाला तंत्र ही इकोसिस्टम का सही परिभाषा माना जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। आइए 14 नंबर का प्रश्न करते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पे चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। अगर मनुष्य जो है 2 पैरों पे चल रहा है तो उसका सबसे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। अगर पहले तो मनुष्य 4 पैरों पे चलता था, धीरे धीरे उसका विकास हुआ, तो 2 पैरों से
चलने लगा और 2 हाथ हो गए, तो इसका सही प्रयोग लाभ क्या होता है? शरीर को अच्छा प्रकार का आधार देना। तो बात सही है, आधार तो मिलता है भैया, आपके हाथ पैर हो जाएंगे तो आप सुंदर दिखेंगे। शरीर का भार कम हो जाना, ये भी है कि जब आप खड़े होते हैं तो भार तो उतना ही रहता है, कम कहाँ होता है। हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। और ऑप्शन डी है कि अधिक तेज चलना, ये भी सही है। लेकिन जब आपके हाथ हो जाते हैं ये स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के अनुसार, दिमाग के आज्ञा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। जैसे मेरा हाथ है, मेरा दिमाग कहेगा कि आम को तोड़ लो, मैं अपने हाथ से आम को क्या कर लूंगा, तो मस्तिष्क के अनुसार ही, आज्ञा अनुसार अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शी फॉर कैट। उम्मीद करता हूँ चीजें आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगली मैं बात करूंगा 15 नंबर का। ये बहुत बढ़िया प्रश्न भाई, कई बार रिपीट किया है, 2013 में, 2011 में, 2016 के प्रश्न में भी आया है ये यूपी टेट के, कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए या नापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, या यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कि फिजियोग्राफी, ऑप्शन बी है कि सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी है कि कार्डियोग्राफ, और ऑप्शन डी है कि बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या वायुदाब को नापते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तो कई बार प्रश्न आ गया तो आप लोग को याद ही हो गया होगा कि भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। आइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। अगले प्रश्न में मैं चलता हूं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि सूर्य के निकट कौन से ग्रह हैं? सूर्य के निकट कौन से ग्रह है? ऑप्शन ए है कि मंगल, ऑप्शन बी है कि बृहस्पति, ऑप्शन सी है कि शुक्र, और ऑप्शन डी है कि बुध। बताइएगा सूर्य के निकट कौन से सबसे निकटतम ग्रह हैं, उसकी चर्चा कर रहा है, बताइएगा। मैं देखिए इसको फिगर बना के बता रहा हूँ, आप लोग बताइएगा ये क्या है। सन है, थोड़ा सा फिगर जो है डाउन जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग भावनाओं को समझिए, और भावनाओं से समझ जाएंगे तो प्रश्न आप सही कर पाएंगे। ये क्या है? सनलाइट है या सूरज है, और सूर्य के जस्ट बगल में एक छोटा सा ग्रह पाया जाता है जिसको बुध कहते हैं। बुध के बाद कौन सा ग्रह है? शुक्र है। शुक्र के बाद कौन सा ग्रह पाया जाता है? ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह पाया जाता है? आप कहेंगे कि मंगल है। मंगल, मंगल है, नंगल मत पड़े, मंगल है। मंगल के बाद एक बड़ा ग्रह पाया जाता है, ये बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद कौन सा ग्रह पाया जाता है? ये शनि ग्रह पाया जाता है। शनि के बाद कौन से पाए जाते हैं? अरुण। अरुण के बाद कौन पाए जाते हैं? ये वरुण। अरुण वरुण का नाम सुने होंगे, वरुण। ये ग्रह पाए जाते हैं। तो टोटल 8 ग्रह पाए जाते हैं। जो सूर्य के सबसे नजदीक होता है ये बुध ग्रह होता है, और बुध ग्रह पे सबसे ज्यादा तापमान जाता है और सबसे ज्यादा तापमान भी कम हो जाता है, अर्थात बुध पे। ठीक है, ये चीजें याद करिएगा, ये ग्रह है। आइए अगले प्रश्न पे चलता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 17 नंबर का प्रश्न है। बहुत शानदार प्रश्न, कई बार प्रश्न पूछा। गिरि राष्ट्रीय पार्क, गिरि राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गिरि राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कि राजस्थान, ऑप्शन बी है कि गुजरात, ऑप्शन सी है कि मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी है कि महाराष्ट्र। तो गिरि जो है, गिरि राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? और गिरि राष्ट्रीय पार्क में क्या है? तो यहाँ पे बब्बर शेर, बब्बर शेर पाए जाते हैं, शेर पाए जाते हैं गिरि राष्ट्रीय पार्क में। ये गिरि राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ये गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों, गुजरात राष्ट्र में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 18 नंबर का, कि निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? ऑप्शन ए है कि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ऑप्शन बी है कि यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, ऑप्शन सी है यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, और ऑप्शन डी है कि यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। तो ये सही बात है कि निरीक्षण की विधि की विशेषता क्या नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह एक बाल केंद्रित विधि है। एक बाल केंद्रित क्या है? विधि है। शिक्षक इसका प्रशासक रूप होता है, ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 18 का दोस्तों? 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा।
18 का सही आंसर हमारे हिसाब से तो सी होगा। आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मानव विकास के इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये 18, ये 19 प्रश्न है कोडिंग का। तो ये 18 के बाद क्या 19, 19 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से वाहिनी ईंधनों में किसको आजकल पर्यावरण का स्नेही माना जाता है, अर्थात कौन सा ऐसा ईंधन है जो पर्यावरण का मित्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है कि डीजल, ऑप्शन बी है कि पेट्रोल, ऑप्शन सी है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, या ऑप्शन डी है कि संपीड़न प्राकृतिक गैस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आपका डीजल तो होगा नहीं, डीजल पेट्रोल द्रवित गैस से क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, प्रदूषित होता है। लेकिन संपीड़न प्राकृतिक गैस जो है यही जो है पर्यावरण का मित्र माना जाता है, स्नेही माना जाता है, जिसको हम लोग सीएनजी बोलते हैं, जिसको हम लोग सीएनजी कहते हैं। सीएनजी आजकल देखते हैं भारत सरकार या सारी सरकारें जो हैं गाड़ियों को सीएनजी पे लागू कर रहे हैं ताकि पर्यावरण कम हो, पर्यावरण दूषित ना हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग, सीएनजी। आइए अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न 20 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, और प्रश्न की श्रृंखला बहुत अच्छी है। और 20 नंबर का प्रश्न क्या है कि किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। किसी परितंत्र या इकोसिस्टम में तत्वों का, एलिमेंट्स का चक्रण कहलाता है। ऑप्शन ए कि जैव भू रसायन चक्र, ऑप्शन बी है कि भूवैज्ञानिक चक्र, ऑप्शन सी है कि रासायनिक चक्र, और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, 20 नंबर का आंसर क्या होगा। रमेश बताइए, आप रानी राकेश बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर बता रहे हैं राकेश, बता रहे हैं राकेश, बहुत अच्छी तैयारी आप चल रही है। ये जैव भू रासायनिक चक्र जो है यही पारिस्थितिकी तंत्र का चक्रण कहलाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भू रासायनिक चक्र। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। अगला प्रश्न 21 नंबर का, ये रिपीट किया है। चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन है। मैं बताया था चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। ऑप्शन ए है कि हेमंत नंदन बहुगुणा, ऑप्शन बी है कि सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी है कि मदर टेरेसा, और ऑप्शन डी है कि महात्मा गांधी। मैंने बताया था पिछली क्लास में ही बताया गया था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है ये 1973 में की जाती है, 1973 में की जाती है। इस कहाँ से की जाती है, तो ये उत्तराखंड में से की जाती है। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की जाती है। किसके लिए की जाती है चिपको आंदोलन, तो पेड़ों के कटाव, पेड़ों को कटाव को रोकने के लिए, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया जाता है। इसके समर्थन में कौन कौन आते हैं, तो सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, और कौन थे, एक चंडी प्रसाद भट्ट थे, चंडी प्रसाद भट्ट थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर 21 का क्या हो जाएगा, बताइए। मैं तो बता ही दिया, आप लोग बता ही दिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड राज्य से शुरुआत की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, चिपको। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है, यह एक विटामिन है कि प्रोटीन की वसा कि कार्बोहाइड्रेट दोस्तों। तो इंसुलिन दिया जाता है, इंसुलिन में क्या पाया जाता है, तो इंसुलिन में आपको प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है, प्रोटीन के इंसुलिन दिया जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बाल हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, कि पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। पौधों में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। ऑप्शन ए है कि मूल शीर्ष में, ऑप्शन बी है कि परागण कणों में, ऑप्शन सी है कि तनों में, कि ऑप्शन डी है कि पराग के कोष में होता है। तो पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन का कार्यक्रम होता है ये कौन सा होता है, किसमें होता है। ऑप्शन है, बताइएगा, ऑप्शन बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बता रहे हैं रोहित, बता रहे हैं इसका सही आंसर। सर इसका पराग कोष में होता है। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है दोस्तों, पराग कोष में होता है।
पराग कोश में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी फॉर डाक। आइए 24 नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि ज्वर 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 यानी बुखार में आमतौर पे सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। अर्थात आप देखे होंगे, स्टूडेंट होंगे, तो आप किसी शहर में रह के पढ़ रहे होंगे, तो जब आपको ज्वर बुखार आता है तो आप क्या करते हैं? मेडिकल पर जाते हैं, क्या लेते हैं? ऑप्शन ए कि ब्रूफेन, ऑप्शन बी है कि वी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी है कि पैरासीटामोल और ऑप्शन डी है कि लिव 52। तो आप कौन सा लेते हैं? आपको अगर हल्का सा शरीर में दर्द और बुखार होता है तो आप जाते हैं मेडिकल स्टोर पर, कहते हैं भैया मुझे पैरासीटामोल दो। पैरासीटामोल जो है 500 mg 600 mg की आते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा जो होता है पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे शरीर में दर्द बुखार ऐसी बीमारी जो है तुरंत सही हो जाती है। अगला प्रश्न 25 नंबर का कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन ए कि मांसाहारी, ऑप्शन बी है कि सर्वाहारी, ऑप्शन सी है कि शाकाहारी और ऑप्शन डी है कि डेट्रीटिवोर। बताइएगा जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जो घास फूस हरी पत्ती ही खाता है वही क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो इस हिसाब से जो होगा प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? तो शाकाहारी होगा। क्या होगा? शाकाहारी होगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि दही निर्माण हेतु कौन से सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होते हैं? अर्थात दूध से दही बनाने में कौन से सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होते हैं? सबको पता है कि दूध से दही बनाने में कौन सा जीव उत्तरदायी होते हैं। आप क्लास 5 4 में पढ़े होंगे, तो ये विधि बताई जाती है कि दूध में लैक्टो पाया जाता है, तो लैक्टो से लैक्टोबैसिल नामक एक बैक्टीरिया पाई जाती है, जिससे दूध से दही बनाया जाता है। तो दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टो से लैक्टोबैसिल्स याद करिएगा, जिससे सूक्ष्म जीव होते हैं जो दूध से दही निर्माण करने में काम करते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन ए कि लैंड स्टीनर, ऑप्शन बी है कि जेनिंग्स, ऑप्शन सी है कि पेंटिन एवं मास्ट और ऑप्शन डी है कि कार्ल मार्क्स। बताइएगा मानव रुधिर की खोज किसने किया था दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुझे तो पता है, लेकिन आप लोग बताइएगा इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था और इसकी खोज कब हुई थी? तो 1901 में ऑस्ट्रेलिया के जीव वैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या था दोस्तों? लैंड स्टीनर ये ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1901 ईस्वी में मानव रुधिर वर्ग का खोज किया था, जिसका सही आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल लैंड स्टीनर। अगला मैं बात करता हूं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि प्याज आलू अदरक, ध्यान दीजिएगा, प्याज आलू अदरक, देखिएगा प्याज आलू अदरक हैं क्या हैं? ऑप्शन ए है कि जड़ हैं, ऑप्शन बी है कि तना है, या ऑप्शन सी है कि अपस्थानिक हैं और ऑप्शन डी है कि शल्य पत्र हैं। बताइए आलू प्याज अदरक को क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं, तना कहते हैं, कि अपस्थानिक कहते हैं, कि शल्यपत्र कहते हैं? तो ये बहुत आसान प्रश्न है, सभी लोग बता ले जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बता रहे हैं कि ये जो है इनको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे तने के रूप में होते हैं। आलू के ऊपर देखेंगे, आलू के ऊपर पत्ती रहती है, लेकिन आलू जमीन में होता है, लेकिन जमीन में भी उसके छोटे छोटे रूट्स होते हैं। तो जो आलू होता है वो तना होता है, वो क्या होता है? तना होता है, तो इसको हम तना कहते हैं। आलू हुआ तना, तना कौन कौन से हैं? तो आलू है, कंद है, शकरकंद है, घनकंद है, प्रकंद है, ये सब क्या है? ये सब तना है। हल्दी है, अदरक है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, ये सब किस में आते हैं? ये तना में आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? तना है। ठीक है, अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, अर्थात ऐसा जीव जिसमें एक कोशिका है, ऐसा जीव जिसमें एक कोशिका है,
उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, पेड़, पौधे जो होते हैं बेटा, ये बहुकोशिकीय होते हैं, इनमें बहुत सी कोशिकाएं होती है। लेकिन कुछ ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जिसमें सिर्फ एक कोश होता है, एक सेल होता है, जिसको हम लोग एक कोशिकीय बोलते हैं। वो कौन सा सही होगा? सही आंसर इसका होगा पैरामीशियम। आप देखे होंगे, पैरामीशियम का नाम सुने होंगे, उसमें एक कोशिका पाई जाती है बेटा, एक कोशिका पाई जाती है, इसीलिए उसे एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट। अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? साबुन का विस्थापन कौन सा पादप उत्पाद है दोस्तों? ऑप्शन ए कि रुद्राक्ष, ऑप्शन बी कि रीठा, ऑप्शन सी कि तेंदु, ऑप्शन डी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थात साबुन का सब्स्टिट्यूट कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए, गांव गिराव को होंगे तो चीज को समझ रहे होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा रीठा। रीठा जो है आपका साबुन का विस्थापन रूप है। तो दोस्तों ये आज की अंतिम प्रश्न था। और आज आप लोग बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी। ये लगातार यूपी टेट की पर्यावरण की जो क्लास है लगातार चल रही है। तो सभी लोग को धन्यवाद जुड़ने के लिए। और आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।